गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर आप सभी लोगों का क्लास में स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी एग्जाम के हिसाब से। आज की क्लास में हम अनसीन पैसेज के बारे में डिस्कस करेंगे। अनसीन पैसेज, सीन का मतलब होता है देखा हुआ, और अनसीन का मतलब होता है जो आपने पहले देखा ना हो। देखा इन द सेंस कि पहले आपने पढ़ा ना हो, आपकी किताब से ना हो, है ना। तो वैसे आप सभी कुछ ना कुछ तरीके से इसको करने का प्रयास करते होंगे। आज मैं यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी चीजें जो नॉर्मल भी हैं, आप सभी जानते भी हैं, पर एक तरह से कहना चाहिए कि आपका रिवीजन यहाँ पर हो जाएगा चीजों का, कि कैसे हम अधिकतम नंबर अनसीन पैसेज को सॉल्व करके ला सकते हैं। अनसीन पैसेज एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो आपका सेक्शन ए में होता है, और एक ऐसा प्रश्न होता है कि जिसमें अधिकतर बच्चे ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं तो 50% मार्क्स तो उनके, मतलब 10 नंबर का भी क्वेश्चन है तो 5 नंबर उनके आ जाते हैं। अब कैसे आ जाते हैं, अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से इसको समझाने का प्रयास करते हैं। सबके अपने अपने तरीके होते हैं, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अपना अपना एक टेक्निक होती है। कोई ऐसा कहना चाहिए यहाँ पर कि कोई प्रेस्क्राइब्ड ऐसी कोई टेक्निक नहीं है कि अनसीन पैसेज आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप अनसीन पैसेज को क्वेश्चन पेपर में करके मैक्सिमम मार्क्स आप ला सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे कि अनसीन पैसेज की साइज कितनी है ना। मतलब अब शॉर्ट पैसेज है, लॉन्ग पैसेज है, हमको देखने से ही समझ आ जाता है। जो कि कक्षा 12वीं में थोड़े से कई बारी बहुत लेंदी पैसेजेस आ जाते हैं। जनरली जो पैसेज आते हैं, आप लोग पिछले साल के भी अगर पेपर देखेंगे, क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे, तो पेपर्स में जो अनसीन पैसेज आते हैं या एडवांटेजेस होंगे किसी चीज के, डिसएडवांटेजेस होंगे, कोई ऐसी समस्या होगी जैसे पॉल्यूशन हुआ, गार्बेज हुआ, वेस्ट मैनेजमेंट हुआ, या किसी चीज के एडवांटेजेस के बारे में, मान लीजिए कंप्यूटर के मल्टीमीडिया के एडवांटेजेस के बारे में बताएंगे। जनरली ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि यही आएगा, लेकिन अधिकतर जो होता है वो इसी तरह से पैसेजेस आते हैं। तो अनसीन पैसेज चूंकि पेपर का पहला क्वेश्चन होता है, कई बच्चे क्या करते हैं कि इसको करने में इतना समय लगा देते हैं कि बाद के पेपर के लिए उनके पास समय नहीं बचता है ना। तो बहुत सी चीजें आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग थोड़ा सा गौर से सुनेंगे और प्रयास करेंगे समझने का कि किस तरह से हम अनसीन पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पॉइंट्स टू कीप इन माइंड, मतलब अपने दिमाग में ये चीजें अनसीन पैसेज को सॉल्व करते समय रखेंगे आप, तो आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। हाउ टू रीड, मतलब आप पैसेज को कैसे पढ़ें। शॉर्ट पैसेज, जैसे मैंने कहा है कि पैसेज जनरली दो तरह से होते हैं, शॉर्ट पैसेजेस होते हैं, लॉन्ग पैसेजेस होते हैं। उसमें कई तरह के होते हैं, डिस्क्रिप्टिव होते हैं, नैरेटिव होते हैं, पर उतना डीप में हम नहीं जाएंगे। आप सिर्फ उसकी लेंथ देखेंगे कि शॉर्ट है कि लॉन्ग है। अगर शॉर्ट पैसेज है, मतलब 15-20 लाइन का है, तो रीड द एंटायर पैसेज फर्स्ट। अगर पैसेज छोटा है तो आप क्या करेंगे, पैसेज को पहले पढ़ लेंगे, हो सकता है आप उसको समझ पाए। और अगर लॉन्ग पैसेज है, मतलब आपका पैसेज बड़ा है, कई बार नैरेटिव और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जब पैसेजेस होते हैं तो काफी बड़े हो जाते हैं, तो रीड द एंटायर क्वेश्चन, यहाँ पे एंटायर नहीं होना था, रीड द ऑल क्वेश्चंस फर्स्ट। तो अगर लंबा पैसेज है तो आप पहले प्रश्नों को पढ़ेंगे, और अगर छोटा पैसेज है तो आप पहले पैसेज पढ़ेंगे। ऐसा मतलब कोई रूल नहीं है, कोई नियम नहीं है, लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप टाइम भी सेव कर पाएंगे और क्वेश्चंस को हल करने में आपको सहूलियत भी हो जाएगी। अगर लॉन्ग पैसेज आप पढ़ रहे हैं, चलिए शॉर्ट पैसेज की पहले बात हम कर लें कि रीड द एंटायर पैसेज। बस आपने पूरा पैसेज पढ़ लिया, आपको समझ आ गया। यहाँ पर जो ध्यान देने की बात ये होती है कि अनसीन पैसेज करते समय आप पेंसिल हाथ में लें और जो नए शब्द
कुछ बोल्ड लेटर्स भी होते हैं, डार्क ब्लैक कलर के बोल्ड लेटर्स होते हैं, या कुछ शब्द कई बार, हमेशा नहीं, कई बार तिरछे लिखे होते हैं, इटैलिक्स में होते हैं, इटैलिक फॉर्म में होते हैं। तो हो सकता है वो या कोई डेट दी है, कोई किसी का नाम दिया है, तो उसको आप क्या करेंगे, अपनी पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हैं, है ना। और लॉन्ग पैसेज में भी हम यही अप्लाई करेंगे, लेकिन उसको हम बाद में देखेंगे। लॉन्ग पैसेजेस में आपको क्या करना है कि पहले आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। आप जब पहले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और फिर पैसेज को पढ़ेंगे, तो आपको वो माइंड में स्ट्रक होगा कि हाँ, ये वर्ड मैंने नीचे क्वेश्चन में कहीं देखा है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम है, किसी जगह का नाम है, और क्वेश्चन में वो आया है और वही चीज आप पैसेज में पढ़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपके दिमाग में आएगा और फिर आप नीचे उसको क्वेश्चन से रिलेट करने का प्रयास करेंगे। एक बात और होती है, जब लॉन्ग पैसेजेस होते हैं तो हमें जो लास्ट पैराग्राफ है उसको पहले पढ़ना चाहिए। इसके पीछे मुझे लगता है कारण ये है कि लास्ट पैराग्राफ जो होता है वो कंक्लूडिंग होता है कई बार, है ना, कि पूरे पैसेज का निष्कर्ष आपको लास्ट पैराग्राफ में समझ में आए। तो अगर आपने सबसे पहले लास्ट पैराग्राफ पढ़ा तो मे बी आप अवेयर हो पाए कि आपका जो पैसेज है वो किससे संबंधित है। जो कंक्लूजन होगा, जो समरी निकलेगी, वो लास्ट पैराग्राफ में रहती है। कई बार ऐसा होता है, कोई कोई पैसेज ऐसे आते हैं कंक्लूडिंग पार्ट जिसमें होता है, तो अगर आपने लास्ट पैराग्राफ पढ़ा तो उसमें आप ये समझ पाने में सक्षम हो जाते हैं कि ये पैसेज किससे संबंधित है। पैसेज तो सभी समझते हैं ना, पैसेज हम सभी जानते हैं। पैसेज मतलब होता है गद्यांश, हिंदी की भाषा में अगर हम कहें तो गद्यांश, निबंध, कहानी के तौर पर ये चीजें होती हैं। ओके, और मैंने बताया है आपको कि अंडरलाइन द इम्पोर्टेंट वर्ड्स। आप हाथ में पेंसिल रखेंगे और जो भी आपको ऐसा लगता है, किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, कुछ भी ऐसा आपको अगर आपके दिमाग में आता है कि हाँ, ये चीज इम्पोर्टेंट है पढ़ते समय, तो आप उसको क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। उसका फायदा ये होगा कि जब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो आप सीधे उस आंसर तक पहुंच सकते हैं। मे बी अगर इजी क्वेश्चन है या कुछ ऐसा है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो आप इजीली उस क्वेश्चन को विदाउट वेस्टिंग टाइम आप उस तक पहुंच सकते हैं। एक और जो मैंने शुरू में बात कही थी, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, एग्जाम में 3 घंटे का पेपर होता है। 3 घंटे मतलब 3 घंटे होता है, क्वेश्चंस आपको सारे अटेम्प्ट करने होते। तो जो टाइम मैनेजमेंट है is a must to keep in mind while solving the unseen passages। कई बार ऐसे होते हैं, बच्चे हमारी क्लास के बच्चे भी कई बार बोलते हैं कि मैम सॉल्व करते करते इतना समय हो गया, आधे से ज्यादा समय उसी में निकल गया, फिर बाकी पेपर में हमसे ये चीज बन भी रही थी लेकिन हम फिर भी उसको नहीं कर पाए। तो उसका कारण यही होता है कि हम पैसेज में ही अपनी सारी एनर्जी लगा देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अगर हमने पैसेज कर लिया तो हम पास ही हो जाएंगे। बच्चों, ऐसा नहीं होता है। पेपर में बहुत से ऐसे हिस्से होते हैं जिनको आप अटेम्प्ट करके अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो पैसेज पर ध्यान देना है, पर इतना भी नहीं देना है कि आपका पूरा समय वहीं चला जाए। क्योंकि अगर जो क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं, इजीली बन रहे हैं, आप उनको कर दीजिए, छोड़ दीजिए। बाकी जो कठिन क्वेश्चन है उनको आप स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। अगर क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने के बाद आपके पास समय बचता है तो आप उन क्वेश्चंस को दोबारा देख सकते हैं। ओके, तो टाइम मैनेजमेंट हमेशा आप अपने दिमाग में रखेंगे जब भी आप अनसीन पैसेज को सॉल्व करेंगे। अब जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, जनरली ऐसा कोई नियम नहीं है, कोई रूल नहीं है। मैं बार बार आपको कह रही हूँ, अनसीन का मतलब ही होता है कि ऐसा गद्यांश, ऐसा हिस्सा जो आपने पहले कभी देखा या पढ़ा ना हो, आपके सिलेबस का ना हो। सीधी सीधी मोटे तौर पर अगर हम बात कहें तो वो पैसेज आपके सिलेबस में से नहीं होगा। मीन्स आपको जो बुक्स हैं, आपकी जो टेक्स्ट बुक है, सप्लीमेंट्री रीडर है, उनमें से आपको ये पैसेज नहीं आएगा। तो ऐसा कोई सेट फॉर्मेट नहीं है कि क्वेश्चंस इस तरह से ही आएंगे। ये हम अज्यूम करते हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस है इतने वर्षों का, जो हम देखते हैं उसके हिसाब से अगर हम देखें तो
कई तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हर किसी का वेटेज अपना-अपना होता है। कुछ ईज़ी क्वेश्चंस होते हैं जो 1 या 2 होते हैं, जो सभी बच्चे उसको कर लेते हैं। ईज़ी होते हैं, ट्रेस करने में आसानी होती है और बच्चे उसको कर पाते हैं। आंसर्स इन बिगिनिंग और इन द एंड। कई बार हम अपने बच्चों को या कई टीचर्स अपने बच्चों को बोलते हैं बिल्कुल आप तो पैसेज में से 2-2 3-3 लाइन क्वेश्चन से नीचे उतरते आएँ, लिखते जाएँ, आपके आंसर्स ऐसा नहीं होता है ना? कई बार ऐसा होता है पैसेज के बिगिनिंग में यानी कि शुरुआत में या इन द एंड या फिर एंड में किसी क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाए, है ना? तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको शुरुआत में और अंत में ही, बिगिनिंग में और एंड में ही आंसर मिलेगा, पर कभी-कभी ऐसा होता है, जनरली ऐसा हो जाता है कि पैसेज के शुरू में या पैसेज के अंत में आपको आंसर मिल जाए। जो हार्ड क्वेश्चंस होते हैं, 2 या 3 इसमें हार्ड क्वेश्चंस भी होते हैं जिनके आंसर आपको प्रिपेयर करने होते हैं। यू हैव टू प्रिपेयर आंसर। यहाँ बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, उसको मैं आपको समझाती हूँ कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपके थिंकिंग ऑर्डर को रिलेट करता हो, आप उस चीज़ को कैसे सोचते हैं, आपको उस चीज़ को कैसे लेते हैं। हॉट्स क्वेश्चन कहलाते हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस कहलाते हैं। हार्ड क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपसे बनते हैं, बन पा रहे हैं, इट्स वेरी गुड। अगर नहीं बन पा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अपना समय उन पर बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपका बाकी का जो सब पेपर बचा हुआ होता है, वहाँ समय की बहुत ज़रूरत होती है। तो अगर इस तरह के जो हॉट्स क्वेश्चंस होते हैं आपसे नहीं आ रहे हैं, नहीं आप उनको ट्रेस कर पा रहे हैं, नहीं आप उनको लिख पा रहे हैं, तो उनको आप स्किप कर दीजिए। क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें थिंकिंग ऑर्डर आपका एग्जामिन किया जाता है, वो क्वेश्चंस थोड़े से हार्ड होते हैं और बच्चे कई बार कर लेते हैं और कई बार नहीं कर पाते हैं। अगर आप कर पाते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो अफसोस नहीं करना है। अपने अगले क्वेश्चंस पर हम अब बढ़ते जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस वोकैबुलरी से आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा वोकैबुलरी से आता है। वोकैबुलरी मतलब होता है शब्दकोश, है ना? जिसमें आपको एक क्वेश्चन तो बिल्कुल डेफिनेटली आता ही है कि इसका सिमिलर मीनिंग क्या है या वर्ड रहेगा, इसका पैसेज में कौन सा वर्ड दिया गया है, इसका कहाँ पर दिया गया है। कई बार उसका सिनोनिम लिखने आता है, एंटोनिम्स लिखने आता है, कई बार एडजेक्टिव बनाने के लिए आता है कि इसका आप एडजेक्टिव बनाएं। तो ये वोकैबुलरी क्वेश्चन होते हैं। वोकैबुलरी क्वेश्चन की कोई दुनिया में कोई ट्रिक नहीं है। अगर आपको वर्ड आता है तो आप उसको कर पाएंगे, अगर आपको वर्ड नहीं आता है तो आप नहीं कर पाएंगे। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, संभावित उत्तर, पॉसिबल आंसर ये हो सकता है, तो आप लिखिए जरूर, क्योंकि आप खाली छोड़कर नहीं आएंगे। हो सकता है आपका सही हो जाए। ये वीडियोस उन बच्चों के लिए हैं जो बिल्कुल इंग्लिश को लेकर जिनके मन में काफी डर बैठा हुआ है, जिन्हें ऐसा लगता है कि हम इंग्लिश में कैसे पास हो पाएंगे, कैसे हम अच्छे नंबर ले पाएंगे ताकि हमारा परसेंटेज अच्छा हो जाए। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल है जो बिल्कुल बेसिक लेवल पर है अंग्रेजी में, है ना? तो जो वोकैबुलरी क्वेश्चंस होते हैं उनमें किसी का कोई जादू, किसी की कोई ट्रिक, किसी का कोई कुछ भी नहीं चलता है। अगर आपको वोकैब आती है तो आप कर पाएंगे, नहीं आती है तो आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर संभावित कोई पॉसिबल आंसर आपको लगता है तो आप लिखेंगे। एक और समस्या होती है, कई बार हमारे बच्चों को ये सिखाया जाता है कि आप तो पैसेज में से 2-2 3-3 लाइन उठाओ और उत्तर बनाते जाओ, है ना? ये बिल्कुल ही रॉन्ग पैटर्न है। इसमें जो आपका इन कॉपी चेक करने वाले जो टीचर्स होते हैं, अगर आपने शुरू में ही ऐसा कर दिया कि पूछा, एक शब्द का आंसर है और आपने 3 लाइनें लिख दी, तो नेचुरल सी बात है कि वो इरिटेट होते हैं और सोचते हैं कि बच्चे को वहीं से आपकी जजमेंट हो जाता है कि आपको शायद कुछ नहीं आता है। तो हमें जो आंसर्स लिखने होते हैं, आप इस धारणा को बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हम तो 2-2 3-3 लाइन पहले की शुरू की लाइन, दूसरे क्वेश्चन की उसके आगे की, तीसरे की उसके आगे की, चौथे की उसके आगे की। बिल्कुल ऐसा करना छोड़ दीजिए। हाँ, ठीक है, मिलता जुलता अगर आपसे बिल्कुल कुछ ही नहीं बन रहा है तो ठीक है, आप कर लीजिए। बाकी
जो आंसर है एज पर द क्वेश्चन आस्क्ड, क्वेश्चन में जितना पूछा गया है, राम कौन था, राम श्याम का बेटा था, मतलब इस तरह से आपका आंसर होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, कॉम्पैक्ट होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए। मतलब आप जमाने भर की बातें नहीं करेंगे कि उन्होंने पूछा कि राम कौन था तो आप लिखें राम इस गांव में रहता था, वो इनका बेटा था, उनके पापा ये करते थे, उनके वो इस कक्षा में पढ़ता था, इसकी कोई जरूरत नहीं। कहने का मतलब यहाँ पर है कि जो प्रश्न पूछा जाए, जितना प्रश्न में पूछा जाए, हमें प्रयास करना चाहिए कि हम उतना आंसर कर पाए। ओके, मैं उम्मीद करती हूँ, आई होप कि यू आर गेटिंग मी। और अब हम एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा एक एग्जाम्पल, बहुत साधारण सा एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत छोटा भी है, बहुत सिंपल भी है और इजी टू अंडरस्टैंड है। जिन बच्चों को बिल्कुल भी अनसीन पैसेज करने का आइडिया नहीं है, ये पैसेज उनके लिए है। पैसेज में पहले रीड करूंगी, आप लोग इसको देखिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर was born in Calcutta on May 7, 1861. His father, Devendranath Tagore, was a well-known social and religious leader and was called Maharshi Devendranath. In school, Ravindranath found the teaching too elementary. His limitless curiosity to know more and newer things couldn't be satisfied in school. It was therefore decided to withdraw him from school. मैं इसका हिंदी में अर्थ बिल्कुल नहीं बताऊंगी, बिल्कुल आसान पैसेज है। आप इसको समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत आसानी से आप इसको समझ जाएंगे। कैसा पैसेज है? शॉर्ट पैसेज है। हमने पहले पैसेज पढ़ा, देन हम उसके आंसर पर जाएंगे। यहाँ पर बच्चे जो ऐसे बच्चे जिन्हें बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम नहीं कर पाते हैं, क्या करेंगे? मैंने कहा था कि आप अपनी पेंसिल हाथ में रखिए। जो भी बोर्न ऑन May 7, 1861, इसको आप अंडरलाइन कर दें। हिज फादर देवेंद्रनाथ टैगोर को आप हल्का सा अंडरलाइन करें। वॉज कॉल्ड महर्षि देवेंद्रनाथ, इसको भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं। इस पैसेज में बताया गया है कि वो एलिमेंट्री एजुकेशन उनकी जहाँ से हो रही थी, लेकिन उनकी इतनी लिमिटलेस क्यूरोसिटी थी, इतनी ज्यादा उत्सुकता, जानने की इच्छा उनकी इतनी अधिक थी कि वो नई नई चीज़ों के बारे में जानना चाहते थे और उनके स्कूल में वो संतुष्ट नहीं होते थे। उनकी जो जिज्ञासाएं हुआ करती थी वो उस स्कूल में पूरी नहीं हो पा रही थी। इट वॉज देयरफॉर डिसाइडेड टू विदड्रॉ फ्रॉम हिज, विदड्रॉ आपका नया शब्द है, मे बी कि वो पैसेज में आपको काम आ जाए। यहाँ मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि जो भी, जैसे मान लीजिए डेट्स हैं, शहर का नाम है, किसी के फादर का नाम है, किसी जगह का नाम है, कोई ऐसी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप पेंसिल से अंडरलाइन कर लेंगे, क्योंकि while you are going through the questions of that passage, that particular passage, वो आपको बहुत मदद करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 देखें। मैं चाहती हूँ कि ये आप लोग खुद से सॉल्व करें, पर यहाँ हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन एंड वेयर वाज रविंद्रनाथ बोर्न? वेरी इजी। मैंने कहा था कि इजी क्वेश्चंस भी होते हैं, कई बार बहुत इजी होते हैं, कई बार हार्ड होते हैं, जिनके आंसर्स आपको बनाने होते हैं। व्हेन मीन्स कब, और वेयर मीन्स कहाँ, और बोर्न मतलब जन्म लेना। तो पहली लाइन ही आप देखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर वॉज बोर्न इन कैलकाटा ऑन May 7, 1861। क्लियर है, बहुत आसान था। सेकेंड क्वेश्चन देखें, वाई वॉज इट डिसाइडेड टू विदड्रॉ रविन्द्रनाथ फ्रॉम स्कूल? नॉट इजी। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल वाला क्वेश्चन है, बहुत आसान नहीं है। जो बच्चे पैसेज को समझ पाएंगे वो इसका आंसर कर पाएंगे। वाई वॉज इट डिसाइड, डिसाइड मतलब होता है निर्णय लेना, और विदड्रॉ मतलब होता है निकाल लेना। विदड्रॉल फॉर्म बैंक में भरते हैं। आप अंग्रेजी के वर्ड डे टू डे लाइफ में बहुत सीख सकते हैं। आजकल व्हाट्सएप पे, टीवी सीरियल्स में, फिल्म में आधी अंग्रेजी और आधी हिंदी हो गई, तो आप बहुत सी चीजें, बहुत से वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको आप डे टू डे लाइफ से सीख सकते हैं। ऐसा निर्णय क्यों लिया गया कि रविन्द्रनाथ टैगोर को स्कूल से हम विदड्रॉ कर लें, निकाल लें? ये इजी क्वेश्चन में नहीं है, ये लिटिल हार्ड क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा?
मेरे ख्याल से आप लोग देख पाएंगे कि his limitless curiosity to know more and newer things couldn't be satisfied in school. Therefore, it was decided to withdraw रविन्द्रनाथ टैगोर फ्रॉम स्कूल। द लास्ट लाइन आप देखेंगे, लास्ट 2 लाइन्स में इसका आंसर है ना। तो पहले आप क्या करेंगे, अगर शॉर्ट पैसेज है तो पैसेज पढ़ेंगे, अगर लॉन्ग पैसेज है तो पहले आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे, है ना। अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो है हु वॉज महर्षि देवेंद्रनाथ। नॉट इजी, थोड़ा सा कठिन हो सकता है, हालांकि है इजी, लेकिन फिर भी इसका डिफिकल्टी लेवल जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उससे थोड़ा सा है, ज्यादा है। कि महर्षि देवेंद्रनाथ कौन थे। तो महर्षि देवेंद्रनाथ कौन थे? अ वेल नोन सोशल एंड रिलीजियस लीडर। ठीक है, एक आंसर तो ये हुआ कि वो एक जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और धार्मिक नेता थे। अगर आप इसका आंसर ये लिखते हैं कि महर्षि देवेंद्रनाथ वॉज द फादर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, तो भी ये आंसर सही है कि महर्षि देवेंद्रनाथ जो थे वो कौन थे, वो रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी थे, गलत नहीं है। और अगर आप लिखते हैं कि ही वॉज अ वेल नोन सोशल एंड रिलीजियस लीडर, ठीक है, ऑफ कैलकाटा, या इतना भी लिखते हैं कि रिलीजियस लीडर फुल स्टॉप, तो भी आपका आंसर कंप्लीट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम 2 तरीके से कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट वाज द सरनेम ऑफ रविंद्रनाथ। वेरी इजी एंड डिफिकल्ट टू, है ना। तो सरनेम हम सभी जानते हैं, तिवारी, शर्मा, गुप्ता, ये सारे सरनेम होते हैं जो आपके नाम के पीछे लगाए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सरनेम कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रविंद्रनाथ के नाम के पीछे क्या लगा है, टैगोर। तो व्हाट वाज द सरनेम ऑफ रविंद्रनाथ, टैगोर। आप सिंपल इसको लिखेंगे, द सरनेम ऑफ रविंद्रनाथ इज टैगोर, तो आपका आंसर कंप्लीट है। अगर आप सिर्फ टैगोर लिख देते हैं तो भी आपका आंसर कंप्लीट है। सॉरी। फाइंड द नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम पैसेज विच मीन्स प्राइमरी। ये वोकैबुलरी का क्वेश्चन है आपका, कि आपको ऐसा वर्ड ढूंढना है पैसेज में से जिसका मतलब प्राइमरी है। तो क्या आप कर पाएंगे इसे? मैंने कहा था कि जब आप पैसेज पढ़ें तो एक पेंसिल आपके हाथ में रखें, और जो भी नए शब्द या कुछ ऐसे शब्द जिनको हमें लगता है कि ये पैसेज में इम्पोर्टेंट हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, आपकी जो सिक्स्थ सेंस होता है कई बार वो बोलता है कि हाँ ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो उसको आप अंडरलाइन करते चलें। तो जो क्वेश्चन है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम पैसेज, वर्ड मीन्स वो शब्द पैसेज में से ढूंढना है जिसका मतलब है प्राइमरी, प्राथमिक। तो वो वर्ड है एलिमेंट्री। एलिमेंट्री मतलब होता है बिल्कुल जो आपकी बुनियादी शिक्षा या प्राइमरी जो एजुकेशन होती है उसको हम एलिमेंट्री एजुकेशन भी कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारे छात्र अनसीन पैसेज का क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर ले पाए, क्योंकि वो 10 नंबर का होता है, उसका वेटेज भी काफी है, 10 नंबर बहुत होते हैं। और अगर हमें ऐसा लगता है कि हम नहीं कर पा रहे तो हमें पैसेज, 1-2 पैसेजेस की आप प्रैक्टिस इस हिसाब से करके देखिए, आप निश्चित तौर पर फर्क देखेंगे। छोटे छोटे पैसेजेस को करने का प्रयास करें, जो मैंने बताया है कि पहले अगर बड़ा पैसेज है तो आप पहले क्वेश्चंस पढ़ें फिर पैसेज पढ़ें। और जो थोड़े से ब्रिलियंट या शार्पर स्टूडेंट होते हैं उनको मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक बार आप किसी भी पैसेज की रफ रीडिंग कीजिए, देन उसकी डीप रीडिंग कीजिए। रफ रीडिंग का मतलब होता है आप सरसरे तौर पर, बाहरी तौर पर, ऊपरी तौर पर आप ऊपर से नीचे तक पैसेज को पढ़ेंगे, देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। और अगेन जब आप उसकी सेकेंड टाइम रीडिंग करेंगे, थोड़ा वो इंटेंसिव रीडिंग हो जाएगी, मतलब आप यू आर रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, आप लाइन के अंदर रीड करेंगे, उनका अर्थ समझ समझ के पढ़ेंगे। इस तरह से आपकी जो पहली होगी वो एक्सटेंसिव रीडिंग होगी, सेकंड होगी वो इंटेंसिव होगी। अगर लॉन्ग पैसेज है तो, अगर शॉर्ट पैसेज है तो आपको एक रीडिंग पर्याप्त होती है,
उसके बाद आप क्वेश्चंस देखिए। क्वेश्चंस के बाद आपने जो अंडरलाइन किया है, क्वेश्चन के हिसाब से आप उन चीज़ों को देखेंगे, मैच करेंगे, तो निश्चित तौर पर आपको उनके आंसर्स पैसेज में मिलेंगे। तो इस तरह से मैं उम्मीद करती हूँ, कामना करती हूँ कि आप अनसीन पैसेज का क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर पाएँ। मेरा एक ये छोटा-सा प्रयास था आपको समझाने का कि किस तरह से हम अनसीन पैसेज का, जो कि पहला ही प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में होता है, तो उसको हल करने में ये वीडियो आपकी मदद करेगा। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, और बहुत-बहुत शुभकामनाएँ एग्ज़ाम के लिए और हमेशा के लिए। आप अपने भविष्य में बहुत अच्छा कर पाएँ। थैंक यू।